हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की आपकी क्लास नंबर 5 है, इसके पहले की 4th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने सारी चीज़ों को कवर कराया हुआ है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था डैश है और डैश द्वितीयक संस्था है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिकरण होता है, इसके दो कारक होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कारक यानी कि प्राइमरी एजेंसी, और एक होता है आपका द्वितीयक कारक यानी कि द्वितीयक एजेंसी। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं जरा इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्राथमिक संस्था क्या होती है, जहाँ से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि उसका परिवार, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में ही जन्म लेता है। ठीक है, जो परिवार के सदस्य होते हैं उन्हीं से चीज़ों को सीखता है। तो परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होता है, सामाजिकरण की प्राथमिक कारक होती है। इसके बाद बच्चा कहाँ से चीज़ों को सीखता है, अपने आस पड़ोस से। ठीक है, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनसे फिर चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। तो आस पड़ोस भी क्या होता है, प्राथमिक कारक के अंदर ही आपका काउंट होता है। बट सीटेट वाले कभी कभी जो इसको द्वितीयक कारक के अंदर भी रख लेते हैं, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद बच्चा क्या करता है, मीडिया से चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, समाज से सीखता है, स्कूल जाकर के बच्चा सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। तो परिवार और आस पड़ोस को अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा प्राथमिक कारक में। इसके अलावा मीडिया हो गई, जनसंचार माध्यम हो गया, समाज हो गया, कल्चर हो गया। ठीक है, जब इन जगहों से बच्चा चीज़ों को सीखे तो ये क्या होता है, आपका द्वितीयक कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, एकदम नज़दीक आस पड़ोस, यानी जो बच्चे के बिल्कुल पास लोग रहते हैं आस पड़ोस में, उनसे बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, तो वो किसके अंदर आएंगे, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जनसंचार माध्यम, तो जनसंचार माध्यम के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चा मीडिया से सीखे, जनसंचार माध्यम से सीखे, तो वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन सही लग रहा है। इसके अलावा देखिए मुद्रित माध्यम और धार्मिक संगठन आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। मुद्रित माध्यम का मतलब क्या, जो चीज़ें लिखी होती हैं, तो वहाँ से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है, क्योंकि वो राइटर के थॉट को पढ़ रहा होता है, आइडिया विचार को पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है, लेकिन वो क्या होता है, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे का हो रहा होता है। इसके अलावा धार्मिक संगठन, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा जो है कल्चर, संस्कृति से भी चीज़ों को सीखता है, और ये क्या होती है, सामाजिकरण की द्वितीयक कारक होती है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है प्राथमिक संस्था और फिर द्वितीयक संस्था। विद्यालय और परिवार, देखिए विद्यालय क्या होगा, विद्यालय तो आपका द्वितीयक कारक हो जाएगा, क्योंकि परिवार के बाद बच्चा विद्यालय से चीज़ों को सीख रहा है। तो यहाँ पर पहले तो प्राथमिक कारक बताना है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कानून, समाचार पत्र, तो दोनों ही क्या है, आपके द्वितीयक कारक हैं। जो कानून हो गया आपका, क्योंकि फैमिली, आस पड़ोस के बाद बच्चा जो है कानून, समाचार, इन सब चीज़ों में पढ़ता है, तो ये क्या होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया उसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, जब विद्यार्थी कृषि प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, यानी जैसे कि बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसमें जो है कहीं पर वो अटक गया, तो क्या आप उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके बता देंगे, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी सामने नहीं आती है। बच्चे ने तो कुछ किया ही, सिर्फ टीचर ने सारी चीज़ों को बता दिया, तो ये जो है नहीं करना है। गलत उत्तर के लिए दंड देना, देखिए जो आपकी एनईपी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो क्या कहती है कि हमें बच्चों को दंड या फिर पुरस्कार जैसी चीज़ें नहीं देनी है। ठीक है, दंड, जब भी आपके सीटेट के एग्जाम में जो दंड वर्ड है ये आपको देखने को मिल जाए तो ये आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ऐसे ऑप्शन को आप पहले ही कट कर दीजिएगा। ठीक है, आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, देखिए जब भी बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और वहाँ पर किसी पॉइंट पर वो अटक रहा है, तो आप क्या करें, उसको थोड़ा सा हिंट दे दें। ठीक है, जैसे कि स्कूल में कभी कभी टीचर्स ऐसा करते हैं कि जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही होती तो कोई एक पॉइंट बता देते हैं, जिससे कि बच्चा क्या करता है, आगे की चीज़ों को खुद सॉल्व कर लेता है। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कहीं किसी पॉइंट पर अटक जाए, तो आप उसको थोड़ा सा इशारा दे दीजिए, थोड़ा सा संकेत दे दीजिए, ताकि बच्चा जो आगे की चीज़ें उसको खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना, यानी बच्चा पहले ही उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और हम उसको और कॉम्प्लेक्स और जटिल बना दें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ था कि जैसे कि कोई बच्ची है, अगर वो साइकिलिंग शुरू में स्टार्ट करती है तो उसको पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के मतलब सिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स खुद साइकिल चला करके जो है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स खुद साइकिल जो है चला रहे हैं। ठीक है, चला तो बच्चा ही रहा है, बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं, इस तरीके से पकड़ो। ठीक है, चला तो बच्चा ही रहा है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी जब बच्चे को हेल्प मिल जाती है तो बच्चा खुद चीज़ों को सीख जाता है। यहाँ पर सिंपल सा यही मतलब था। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसकी बात जो है एक मनोवैज्ञानिक है आपके लेव वाइगोस्की, वो भी करते हैं, जिसको स्कैफोल्डिंग का उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जो आप जीन पियाजे होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग होंगे, इनकी थ्योरी हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, देखिए जिनका अभी मैंने नाम लिया लेव वाइगोस्की का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है। ठीक है, देखिए जो लेव वाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं, समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं, कल्चर के थ्रू, संस्कृति के थ्रू सीखने की बात करते हैं, और लैंग्वेज के थ्रू, जो बच्चे का भाषा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो व्यक्ति समाज से सीखने की बात करेगा वो क्या कहेगा कि बच्चा सहयोग से चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, व्याख्यात्मक शिक्षण। देखिए जो लेव वाइगोस्की होंगे, जीन पियाजे होंगे, इनका संबंध किससे, रचनावाद से। ठीक है, तो ये कभी भी व्याख्यात्मक शिक्षण की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो रचनावाद है ये किस पे आधारित है, आपका करके सीखने पर आधारित है। यानी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराइए। व्याख्यान में क्या होता है, सिर्फ टीचर जो है चीज़ों को बोलता रहता है, बच्चे जो है सुनते रहते हैं। जैसे कि हमारे टाइम में होता था कि टीचर जो है बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे जो है इधर सो रहे हैं अपना। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अब नहीं करनी है। जो आपका NEP है वो यही कहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करे, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, ये आपका दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये आपका तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि लेव वाइगोस्की से रिलेटेड हमें यहाँ पर बताना, और थॉर्नडाइक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शन में कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। निष्क्रिय अनुकरण, देखिए जो आपका NEP है ये क्या कहता है कि बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो, निष्क्रिय की बात करता ही नहीं है। और निष्क्रिय जो वर्ड है ये क्या है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। मैं साथ साथ आप लोगों को टैग वर्ड भी बताते चल रही हूँ ताकि आपको जो है अपने एग्जाम में हेल्प मिले। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, समर्थित अधिगम। इसका मतलब क्या होगा, बच्चा क्या करता है, सहयोग से चीज़ों को सीखता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एक छोटे से बच्चे अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो अपने फ्रेंड से पूछ सकती है। ठीक है, हो सकता है उसका वो सब्जेक्ट अच्छा हो, और जो ये बच्चे मान लीजिए इस बच्ची का मैथ अच्छा है तो ये इस बच्ची को हेल्प कर देगी, और इस बच्ची का अगर कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश अच्छा है तो ये इस बच्ची को हेल्प कर देगी। ठीक है, बच्चा क्या करता है, सहयोग से एक दूसरे से सीखता है। ठीक है, इसी तरह बच्चे जो ग्रुप में भी लर्निंग करते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे के कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं, क्योंकि बच्चा एक दूसरे से चीज़ों को सीख रहा होता है। इसकी बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, लेव वाइगोस्की की कंप्लीट थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अभी इस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए कि लेव वाइगोस्की, अभी मैंने आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस नहीं ली है, थ्योरी क्लासेस मैं जल्दी लूँगी। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों की थ्योरी की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। आगे है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात है। जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगति का मतलब क्या, बच्चा प्रगति करे। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी बच्चा क्या करे, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। ये क्या कहती है, प्रगतिशील शिक्षा कहती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहती है। ठीक है, सृजन का मतलब ही क्या होता है, निर्माण करना किसी चीज़ का। तो जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे, तो वो क्या होती है आपकी, इसी को बढ़ावा देने की बात क्या कहती है, आपकी प्रगतिशील शिक्षा कहती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं अक्सर चीज़ों को तोड़ फोड़ मचाया रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। बट हमें लगता है कि नहीं, ये बच्चा चीज़ों को तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट वहाँ से वो चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, इसलिए जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं, बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है, और फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए। बट हम बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में जो है चारों ही बातें कभी कभी सही हो सकती हैं। उनमें से किसी आपको जो बेस्ट होता है उसको चूज़ करना पड़ता है। फिर
अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। देखिए, अध्यापक ज्ञान का प्रमुख स्रोत नहीं है। जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ, वो क्या कहती है? अध्यापक एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए सुविधादाता है, यानी जहाँ बच्चे को ज़रूरत पड़े बस जो अध्यापक है उसको हेल्प प्रोवाइड करे। ठीक है, सुविधादाता के रूप में मुख्य स्रोत ना हो, तो ये आपका गलत है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो निष्क्रिय वर्ड है ये क्या आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो पाठ्य पुस्तक होती है वो भी क्या करती है? ज्ञान के निर्माण में हेल्प करती है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक भी करती है। बहुत सारे रिसोर्सेज में से, बहुत सारे संसाधनों में से पाठ्य पुस्तक भी एक संसाधन होती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दे रखा है? असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से इस बार भी जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था इसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक आज आपको देखने को मिल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपके जो मनोवैज्ञानिक है वो वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी क्लासेस है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराऊंगी। ठीक है, तो सिर्फ इन क्लासेस को देख लीजिए। आपका जो एग्जाम है आप सीडीपी में तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीडीपी की जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, देखिए इन्होंने अगर बात करें तो 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। वैसे तो इन्होंने 9 से 10 प्रकार भी बताए हुए हैं, बट एनसीईआरटी में आपका 8 ही दे रखा और आपको 8 ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट हैं वो आपकी एनसीईआरटी के जो बुक्स होती हैं उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, तो इसलिए आपको उन्हीं को ऑथेंटिक सोर्स मानना है। तो आप जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की। ठीक है, उसमें आपका एक प्रकार आता है इंटरपर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्तिक। ये क्या होता है आपका? जो व्यक्ति दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा को समझ पाए, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप कपड़े खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार मतलब भले ही कपड़ा वो अच्छा नहीं लग रहा हो, बट दुकानदार बोलेगा नहीं आपके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो वो दुकानदार क्या करता है? हमारे मनोदशा, स्वभाव को समझ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं क्या होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तभी तो बोलता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ताकि हम जो है उस कपड़े को खरीद लें। तो उनके अंदर भी क्या होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो भी व्यक्ति दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, ठीक है, इसके अलावा अभिप्रेरणा को समझ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। जैसे कि यहाँ पर जो असीमा है वो क्या कर रही है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव के बारे में समझ पा रही है। तो असीमा के अंदर यहाँ पर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। इंटर का मतलब होता है दूसरों के व्यवहार, मनोदशा, स्वभाव को समझना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था ये आपका प्रकृतिवादी जो बुद्धि होती है उससे रिलेटेड करके आया था। मैं आप लोग को वो क्वेश्चन भी कराऊंगी जल्दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रकृतिवादी बुद्धि है ये किस में पाई जाती है? जो लोग जो प्रकृति के प्रति जो है ज़्यादा लगाव रखते हैं। ठीक है, लगाव का मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ लगाव ही, उनकी देखभाल किस तरीके से करनी है। ठीक है, पेड़ पौधों की, इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं किस तरीके से जो है उनकी कटाई छटाई, या फिर किस तरीके से जो उनको समय समय पर पानी, मतलब किस तरीके से उनका जो पूरा रूटीन होता है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखना। ठीक है, देखभाल करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रकृतिवादी जो लोग मतलब जिन लोगों के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है वो प्रकृति के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा उनके पास जो है जानकारी होती है, नॉलेज होती है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। संगीत वाली बुद्धि होती है ये किसके अंदर होती है? जिससे कि जिनका सुर, लय, ताल जो है बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपकी लता मंगेशकर हो गई, ठीक है, अरिजीत सिंह हो गए। तो इनके अंदर कौन सी होती है? संगीत में बुद्धि होती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो है
सुर, लय, ताल के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? संगीत में इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, इसके अलावा तार्किक गणित बुद्धि को किसके अंदर होती है? जैसे कि जो मैथमेटिशियन होते हैं जिनके अंदर तर्क जो ज़्यादा कर पाते हैं, तो उन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? तार्किक गणितीय बुद्धि होगी। ठीक है, इसको मैं इमेजेस के थ्रू और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ आप इतना चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्शन दे रखा है, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के लिए परियोजना, कार्य समूह, कार्य चर्चाएं और वाद विवाद शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो एक टीचर होता है उसको जो है समूह कार्य, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रुप वर्क जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा जो है एक दूसरे से सहयोग करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक टीचर के रूप में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए, चर्चाएँ करानी चाहिए, वाद विवाद करनी चाहिए। ठीक है, तभी तो बच्चा जो अपना क्वेश्चन है उसको सामने रखेगा। ठीक है, रीज़न क्या दे रखा है इसका? अधिगम विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो भी बच्चा सीखता है वो अपने समाज से भी चीज़ों को सीखता है। जो भी वो लर्निंग कर रहा है, क्या आपका समाज आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? आप जिस तरीके के समाज में रहते हैं उसी तरीके की चीज़ों को क्या करते हैं? फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि हम समाज से भी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत है, बट जो आपका अजर्शन है वो सही है। तो अजर्शन सही है, लेकिन इसका जो रीज़न दे रखा है वो गलत दे रखा है, क्योंकि दे रखा है कि जो अधिगम है वो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, यानी बच्चा के समाज संस्कृति से चीज़ों को सीखता ही नहीं है। तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है? लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? देखिए, एक जो है आपका जो सिलेबस है उसमें जेंडर करके एक आपका चैप्टर दे रखा है। उसमें सिर्फ आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, बट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं आपको ज़रूर कवर कराऊंगी। ठीक है, देखिए, जो जैसे कि हमारे समाज में क्या होती है, स्टीरियोटाइप चीज़ें चली आ रही है, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं, जो बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही है। जैसे जो लड़के होते हैं वो बाहर के काम करेंगे, जो लड़कियां हैं वो घर के काम करेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो लड़के होते हैं, टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि लड़के जो है मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो है मैथ में अच्छी नहीं होती हैं। तो इस तरीके की जो धारणा है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, ये क्या किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी किसी एक पक्ष को ही बढ़ावा देना, दूसरे पक्ष को बिल्कुल दबा देना। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है एज ए टीचर के रूप में। जैसे कि यहाँ पर जो लड़के हैं उनको फुटबॉल से रिलेट किया जाता है कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियां तो डॉल से खेलती हैं। लड़कों को जो है ब्लू कलर पसंद होता है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है एज ए टीचर के रूप में, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ये लिखा थोड़ी हुआ है कि लड़के जो है गणित में अच्छे, कहीं पर लिखा है ऐसी? बिल्कुल नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे समाज ने ही क्रिएट की है, और ये क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा था? लड़के जो गणित में अच्छे और लड़कियाँ संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। क्या ये चीज़ बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत हो जाएगी। लड़कियाँ भी गणित में अच्छी होती हैं और लड़के भी जो है नृत्य और संगीत में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, या फिर होते ही हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लड़के ऐसे जो कि बहुत अच्छा डांस करते हैं। ठीक है, तो लड़के हो या फिर लड़की, देखिए ये सब स्किल्स है, किसी के अंदर हो सकती है। तो अगर जो प्रकार का कथन है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां नृत्य और संगीत में, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पक्ष को किसी चीज़ से रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समानता की यहाँ पर बात नहीं हुई। जेंडर समानता तो तब होता है कि लड़के भी गणित में अच्छे हो सकते हैं, लड़कियाँ भी, लड़के भी डांस कर सकते हैं, लड़कियाँ भी। ठीक है, बट यहाँ पर इसकी बात ही नहीं की गई है, तो ये भी नहीं होगा। जेंडर समता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जेंडर इक्विटी क्या होती है? एक होता है आपका इक्वालिटी, ठीक है, यानी समानता, एक होती है। ठीक है, आगे दे रखा है जेंडर इक्विटी। देखिए, इक्विटी यानी कि समता क्या होता है आपका? मतलब जो कोई एक पक्ष पहले से ही जो है उसको पीछे की तरफ ढकेला गया या फिर उसको महत्व नहीं दिया गया, उसको थोड़ा सा और रिसोर्सेज प्रदान करना, और जिस पक्ष को मतलब पहले से बढ़ावा दिया गया, पहले से बहुत सारे रिसोर्सेज जो है दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा कम ही चीज़ें प्रोवाइड करना, क्योंकि उसको पहले से ही चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, तो बैलेंस में लाने के लिए चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? जिसको पहले से ही दबाया गया है, जिसको पहले से ही चीज़ें जो है कम प्रोवाइड हुई हैं, उसको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना, और जिसको जो है सारी चीज़ें मिली उसको थोड़ी सी चीज़ें कम प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये आपका होता है इक्विटी। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब थ्योरी क्लासेस होंगी। ठीक है, आगे है
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखिए, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। इसको मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही अच्छे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ उन क्लासेस को जरूर देख लीजिए, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें कि किसी कार्य को करने के लिए हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसी को स्थूल बोलते हैं आपका, ठीक है, स्थूल गत्यात्मक कौशल, जिसमें कि अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करते हैं। जैसे कि हम मुझे फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करें, तो ये आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जो हमारे फिंगर्स होते हैं। जैसे कि जब हम पेंटिंग करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ लिखते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, अपने छोटी मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्ची है, अगर ये धागे होते हैं उसमें मोती पिरो रही है, तो ये किस स्किल्स का यूज कर रही है, अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रही है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का यूज कर रही है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी फिंगर्स है उसका इसने यूज किया हुआ है धागों को पिरोते, मोती को पिरोते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में पूछ रखा था, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तो क्या हो जाएगा आपका, धागे में मोती पिरोना, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने फिंगर्स का यूज करेंगे। बाकी सड़क पर दौड़ना, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी। इसके अलावा नदी में तैरना, तो जब हम नदी में तैरते हैं तो पूरी की पूरी जो हमारी हाथों की मसल्स होती है, पैरों की मसल्स होती है, हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा फुटबॉल को लात मारना, तो आप क्या करते हैं, अपनी जो है बड़ी मसल्स का यूज करेंगे, जो हमारी पैरों की मसल्स हैं हम इनका यूज करेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स के, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के। बट हमें बताना कि कौन सा था, फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। आगे है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अन्वेषित करता है कि विकास, देखिए जो विकास का सिद्धांत है उसमें आपके दो सिद्धांत आते हैं, हालांकि बहुत सारे सिद्धांत हैं, बट दो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, ठीक है। तो जो विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से लेकर के पैर की तरफ होता है, ठीक है। यानी पहले जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप देखेंगे तो उसको जब हम लोग उठाते हैं तो पीछे सर के जो साइड होता है उस पर हाथ रख के हल्का सा उठाते हैं, क्योंकि बच्चे का जो अभी डेवलपमेंट है वो हुआ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में अपने हाथों पे, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उन पे उनका जो है बच्चे का कंट्रोल आता चला जाता है। तो जो विकास के शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, यानी बच्चा सबसे पहले अपने सिर पे ही कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उन पर कंट्रोल बच्चा धीरे धीरे करने लगता है। बट जो एक होता है आपके विकास के अधोगामी का सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत कहते हैं, वो क्या कहता है कि विकास जो है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। यानी बॉडी का सेंटर हमारे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। और जो बाकी के अंग होते हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स हो गई, भुजाएं हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पैरों की मसल्स हो गई उनका विकास होता है। इसके अलावा जो हमारे फेफड़े हो गए उनका विकास होता है। यानी बॉडी के सेंटर से शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, विकास के प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत, यानी कि विकास के अधोगामी का सिद्धांत। और ये क्या होता है, आपके विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत होता है, जो कि क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। तो यहाँ पर हमसे शीर्षगामी पूछ रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, ये आपका नहीं होगा। विशिष्ट से समान की ओर, ये नहीं होगा। बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है, बाह्य से केंद्र की ओर नहीं बढ़ता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इसे क्या कहते हैं, विकास के अधोगामी का सिद्धांत कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर देखें तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आगे है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किससे महत्व दिया है। देखिए जो जीन पियाजे, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और इन्होंने ज़्यादा किस पे फोकस किया है, हेरिडिटी पे, जो हमारी आनुवंशिकता होती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू जीन्स मिले हुए हैं, यानी जो हमारी जैविक परिपक्वता होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये किसकी बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं ज़्यादा। इन्होंने समाज को उतना महत्व नहीं दिया, और ये इनकी थ्योरी का कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट भी रहा है, यानी इसीलिए जो है इनकी आलोचना भी की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर
करेक्ट है। अध्यापक का व्यक्तित्व, इसकी बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, इसके इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे, तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइएगा। पुरस्कार और दंड की बात जो है जीन पियाजे नहीं करते हैं, यानी जितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रचनावाद से संबंध रखते हैं वो लोग पुरस्कार और दंड की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आपका NEP NCF वो क्या कहता है कि बच्चों को पुरस्कार और दंड नहीं देना है। ठीक है, निजी वाक, प्राइवेट स्पीच की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी, जो कि थ्योरी क्लासेस होंगी आपकी, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कॉल्वर, हार्वर्ड गार्डनर, NEP, RT, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। और जो सारी चीज़ें रह जाती हैं आपकी उनको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका कवर करा दूँगी। हालाँकि मैं सभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि सोशलाइजेशन हो गया, जेंडर हो गया, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने उन सभी चीज़ों को मैं जो है पूरा बेसिक से कवर कराऊँगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं CTP के नोट्स के लिए, तो आप लोगों का जो नोट्स है वो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में अब पूरा कम्प्लीटली जो है तैयार हो जाएगा। बहुत टाइम से मैं जो है उस पर काम कर रही थी, अभी जा कर के फाइनली आपका नोट्स तैयार हो गया है। बस उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि जो नोट्स तैयार हो जाता है तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करना रहता है वही बचा हुआ है, तो वो आपका 1 से 2 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से जो है उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है। देखिए वो प्राइस भी मैं आप लोगों से नहीं लेती, क्योंकि उस नोट्स को बनाने के लिए मुझे कुछ एप्लीकेशन पे जो पेमेंट भी करनी पड़ी है, तो इसलिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आपको CDP के नोट्स चाहिए तो आप जो है मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज है तो इसको लेकर के परेशान ना होइएगा। मैं नोट्स का डेमो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप उस डेमो वीडियो को देखने के बाद ही नोट्स परचेज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि नोट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं कि नोट्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। मैं आप लोगों को नोट्स के जो डेमो वीडियो वो शेयर कर दूँगी, क्योंकि नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत करके तैयार किए हुए और मैं नहीं चाहती कि कोई भी अभ्यर्थी नोट्स को लेकर के डाउट में। आप लोग खुद नोट्स को देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको उसी नोट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत करके मैंने वो नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है CDP के, तो आप चाहो तो उन नोट्स को बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप इन क्लासेस के थ्रू भी अपने जो भी चीज़ें उसको कवर कर सकते हैं। नोट्स बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड की, जो भी अभी आपके एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।